नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता के कामों में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के सॉफ्टवेयर का छोटा नाम आस रखा गया है, जिसके जरिए उम्मीद है कि सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कर दिया, जिसके बाद हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने इस तरह के अनूठे सिस्टम को शुरू कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो सेवाएं अभी ऑनलाइन नहीं हैं, उन्हें भी जल्द ही ऑनलाइन किया जाए ताकि लोगों के काम जल्द से जल्द हो सके। तो वहीं उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर 2014 को जब मैंने जनसेवा का दायित्व संभाला था, उस समय मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के घर और दफ्तर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती थी। उन्हें हर छोटे बड़े काम के लिए प्रदेश की राजधानी आना पड़ता था। आजाद भारत में मुझे ये सब देखकर बड़ी पीड़ा होती थी और मैं अक्सर सोचता था कि क्यों ना लोगों को घर बैठे काम हो जाए, उन्हें अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। वास्तव में आज का दिन बहुत ही एक क्रांतिकारी दिन ऐसा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में समझता हूं, क्योंकि हम लोग इस आईटी के सिस्टम को बहुत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और शुरू से ही जब हमने सत्ता संभाली 26 अक्टूबर 2014, तो उस समय इतनी भीड़ रहती थी मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के आवास, मंत्रियों के कार्यालय और फिर अधिकारियों के पास भी एक लाइन लगी रहती थी। और उसमें 4th फ्लोर पर जिसको कहना चाहिए कि बहुत से एजेंट्स भी, ये भी भीड़ लगी रहती थी, भरा रहता था। मैंने अपने ही समय में देखा, पहले भी जब सरकारें चलती थी उस समय भी कभी कभी सेक्रेटेरिएट में या किसी न किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के आवास पर जाने का जब मौका मिलता था तो बहुत मैं अपने आप को एक ऐसे स्थिति में पाता था कि भी ये लोग आजाद भारत के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है कि जिस किसी को सरकार से काम होता है, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, राजधानी की ओर चल पड़ता है। तो उस नाते से सारी की व्यवस्था ऐसी क्यों ना हो कि सरकारी काम है, सरकारी काम है, उसको घर बैठे काम का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो हरियाणा सरकार जो है वो नागरिक के डोर स्टेप पर पहुंचे, इसके लिए सिस्टम संयोग से आईटी के ये जो प्रावधान है उसका जो उपयोग है उसको भी समझने की कोशिश की कि हम इससे क्या क्या चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर 2014 को हमने सीएम विंडो की शुरुआत की। वहीं सीएम ने कहा कि 2014 में कार्यभार संभालने के बाद सिर्फ 1.5 महीने में मौजूदा सरकार ने सीएम विंडो लॉन्च करके आम आदमी को घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार दिया। अब तक इस पर लगभग 9 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जिनमें से 8.25 लाख शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। इस तरह देखा जाए तो हर रोज तकरीबन 400 लोगों को अपने छोटे बड़े कामों के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता था। सीएम विंडो के चलते इन लोगों के समय और पैसे की बचत हुई। उन्होंने कहा कि अंत्योदय सरल पोर्टल, वेब हेल्रिस, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी अनूठी पहलों से लोगों का जीवन सुगम हुआ है। मात्र 1.5 महीने में ही। और उस सीएम विंडो के माध्यम से आज नागरिक जो है अपने घर में बैठे हुए, अपने स्थान पर, उसके शहर के नजदीक, कस्बे के नजदीक, जहां भी उसको सीएम विंडो मिलती है वहां, और वो जो अपनी कंप्लेंट को डालता है। मेरा ख्याल है लगभग, मैं गलती पर नहीं हूं तो लगभग 9 लाख कंप्लेंट सीएम विंडो पर आ चुकी हैं और उसमें से 8-8.25 लाख का एक्शन टेकन भी हो चुका है। तो 9 लाख लोग यदि अपने घर से कंप्लेंट ना डालते और चंडीगढ़ की तरफ रास्ता करते तो आज 2500 दिन हुए हैं, हर दिन का हिसाब लगा लो कितना पड़ता।
यानी 2500 से करें तो क्या 400 बनता है कि 4000 बनता है? हाँ, 360 400 लोग प्रतिदिन हमने उन कंप्लेंट्स को चंडीगढ़ आने से बचाया। तो उस एक कार्यक्रम के माध्यम से सब इतना हो गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना प्रौद्योगिकी को नए तरीके से परिभाषित करते हुए कहा कि आज के दौर में आईटी की सही परिभाषा इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि तुरंत बदलाव है। मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी इसके बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है। इसलिए अभियान चलाकर लोगों को यह बताने की जरूरत है कि उनकी समस्या का समाधान घर बैठे भी हो सकता है। ने कार्यक्रम किए, उसका जो लाभ मिला है जनता में, उसका एक असर है। आईटी भले वो कहते तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, लेकिन मैं इसको इमीडिएट ट्रांसमिशन या इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन आईटी का मतलब ये निकालता हूं कि इमीडिएट काम हो जाए। कहीं भी देश में दुनिया में कोई आदमी बैठा, उसने क्लिक किया और वो संबंधित आदमी के पास चीज पहुंच गई, संबंधित आदमी ने उसको हल किया, क्लिक किया तो फिर वापस उस आदमी का रिजल्ट उसको मिल गया। तो इस क्रांतिकारी सारे सिस्टम से हमने जो चाहे अंत्योदय केंद्र बनाए, सरल केंद्र बनाए, या जो सर्विसेज को ऑनलाइन किया और उसके माध्यम से सारी चीजें जो कर रहे हैं, और अब जो सॉफ्टवेयर नए नए बने हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या वेब हेल्थ रिस्क के माध्यम से हमारा जो जितने भी रेवेन्यू के जो डाटा रिकॉर्ड है, लैंड रेवेन्यू जो हो रहा है, उसमें से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। इतना सब होने के बाद भी बहुत कुछ बाकी भी है। लोगों को जागरूक करना पहली आवश्यकता तो ये है, जैसा ठीक बताया गुप्ता जी ने, कि जागरूकता के अगर अभियान चलाए जाएंगे, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस की कमी बहुत है। हम ऐसे कमरे में बैठ करके प्रोग्राम बना लेते हैं और बता आपस में कंसल्ट करके उसको रिफॉर्म भी कर लेते हैं, और हमको लगता है कि सारा सुविधाजनक हो गया, लेकिन उसमें समय लगता है जब लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचती है। लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उसका सोल्यूशन इमीडिएट हो, इसके लिए जितने सिस्टम हमको बनाने चाहिए वो बनाने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस समय 546 अधिसूचित सेवाओं में से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन, जबकि 269 सेवाएं ऑफलाइन प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कई विभागों के प्रशासकीय सचिवों को ये निर्देश दिए कि बाकी सेवाओं को भी जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए। मनोहर लाल ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसके घर द्वार पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सरकारी सेवाओं के समयबद्ध तरीके से डिलीवरी में मील का पत्थर साबित होगा। इसके शुरू होने से लोगों को एक आस बंधी है और हमें इस आस को असल तक लेकर आना है। उन्होंने कहा कि लोगों की ये आस तभी पूरी हो सकती है जब सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। 38 विभागों की इसके अंदर जो मैंने अभी पहले कहा कि जितनी ऑनलाइन हो गई हैं 277 ठीक है, बाकी बची हुई ये भी ऑनलाइन करनी चाहिए। जो नोटिफाई नहीं हुई उनको नोटिफाई करें। और फिर जो एक ऑटो अपील का जो सिस्टम ये बना है, आस जिसको कहा है, नागरिक को आस बन गई, लेकिन केवल आस तक सीमित नहीं है, वो असल में भी होना चाहिए। तो हमें इस आस को आस से असल सिस्टम, अगेन इट फॉर्म्स आस, तो उसको लगना चाहिए कि मेरा काम ये हुआ, उसका विश्वास बढ़ेगा, जागृत होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आईटी विभाग और प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ कदम बढ़ाने हैं। आईटी का इस्तेमाल करके ईज ऑफ लिविंग अर्थात प्रदेश के आम आदमी के जीवन में सरलता लाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। हमारे जो कमीशन के चीफ कमिश्नर हैं, जो डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी हैं, इनको सबको, और आईटी विभाग ने भी बहुत बड़ा काम किया है। तो उस आईटी विभाग ने जितना काम किया उसके नाते से ही ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो सॉफ्टवेयर का ये सारा सिस्टम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। टारगेट तय करना कि ये हमने करना है, लेकिन कैसे करना है वो तो इस आईटी सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ता। इनका बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, इनको शुभकामना देता हूँ, और जनता को भी, हरियाणा की जनता को भी मैं आज बधाई देता हूँ कि वास्तव में हमारे रहन सहन को आसान बनाने के लिए, जिसको ईज ऑफ लिविंग कहते हैं,
ईज ऑफ लिविंग के नाते से हमारा जो सरकार का एक सिस्टम बना है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लोगों को महसूस होना चाहिए कि आज हम पहले से बहुत प्रसन्न हैं। यानी भूटान एक देश है जहां हैप्पीनेस कोशेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री है, उनकी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कोशेंट नापा जाता है, हमारे यहाँ जैसे प्राइस इंडेक्स नापा जाता है ना, ऐसे उनके यहाँ हैप्पीनेस कोशेंट इंडेक्स ये नापा जाता है कि हमारा समाज कितना खुश है या इसमें कौन परिवार कितना खुश है। तो ऐसा हैप्पीनेस का जो कल को कोई इंडेक्स अगर हमको बनाने की जरूरत पड़ जाए तो हम भी उस अनुसार आगे बढ़ें कि हैप्पीनेस कोशेंट हमारा कितना आगे बढ़ रहा है, कितने लोग खुश हो रहे हैं। लोगों को संतुष्टि सरकार का यही काम है, संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना, उनकी तकलीफों को दूर करना। तो वो तकलीफें इन सारे सिस्टम से दूर होंगी और बहुत बड़ा एक आज क्रांतिकारी कदम उठाया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के अंदर काम नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेवा डिलीवरी में कोताही बरतने पर तय की गई सजा पर सख्ती से अमल होना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी समय से पहले काम कर देते हैं उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। वहीं ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आस लॉन्च करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट में हर सेवा को दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें फर्स्ट अपील पर 30 दिन में कार्रवाई करने का अधिकार होगा। सीएम ने आज सॉफ्टवेयर को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा है कि जनता को अब अधिकारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो जो हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत लागू होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लोग उन सेवाओं को प्राप्त करने में उलझने बहुत होती हैं। सिस्टम्स की उलझने होती हैं, अधिकारी पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिल सके, कितना नहीं मिल सके। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है। उस टाइम के अंदर वो सर्विस उसको मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री टी.सी. गुप्ता जी की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए ठीक, नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन खत्म होते ही वो अपील नेक्स्ट फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए। और जो नेक्स्ट अपील है उन्होंने 30 दिन तक सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय करना होता है कि ये नहीं है तो उसके खिलाफ कोई मानो कार्रवाई करनी है या सेकंड अपील में भेजना है या उसको रिजेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि वो अपील ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई दम नहीं, उसको रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ऑटो अपील का सिस्टम बनाया गया है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको आस कहा है। हमने ये कहा कि जनता की आस तो है लेकिन वो चाहते ही है कि ये अमल में भी आए, असल में भी आए। तो आस, अमल और असल इसमें आए, इस सिस्टम का नाम दोबारा से आस। तो इसलिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज लिया गया है। अब जनता को इसके लिए अधिकारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंटल जितनी भी एक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट जिसको कहते हैं, उस चेक लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट सारे जमा कराना, टाइम पीरियड के अंदर जो नोडल अधिकारी है वो उसकी सर्विस देगा, नहीं देगा तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर कहीं अधिकारी लगातार इसमें उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें से अच्छे अधिकारी भी आएंगे जो हर अपने काम को समय से पहले करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगा करते हैं, उनको उसमें रिवार्ड भी दिया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्य सचिव विजय वर्धन समेत नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह ने बोर्ड के सदस्य होने के नाते चंडीगढ़ से वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में NCR के समग्र विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौते यानी कि CRCTA का
उद्घाटन शामिल है। इससे एनसीआर क्षेत्र के भीतर वाहनों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रारंभिक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में एनसीआर जियो पोर्टल को भी लॉन्च किया गया, जिससे एनसीआर में सब रीजनल और स्थानीय योजना बनाने में मदद मिलेगी। वहीं बैठक में एनसीआर क्षेत्र की सीमा निर्धारण और रीजनल प्लान 2021 एडी से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। एनसीआर के सीमा निर्धारण के संबंध में प्रस्तावों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया और सदस्य राज्यों से उनके सुझाव लिए गए। एनसीआर पीबी के सदस्य सचिव की ओर से क्षेत्रीय योजना 2041 के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया और इस पर सभी हितधारकों ने गहन चर्चा की। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ी और हरियाणा के बेटे सुरेंद्र कुमार बुधवार को चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की। सीएम की ओर से उनको सम्मानित किया गया, साथ ही बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सुरेंद्र कुमार को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। चंडीगढ़ में खनन विभाग के अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक की, जिसकी जानकारी उन्होंने जनता टीवी से बातचीत के जरिए दी है। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर भी रिएक्शन दिया है। विभाग पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा है। सर, आज आपने बैठक की है, क्या चर्चा हुई और खनन विभाग की अगर हम बात करें तो स्थिति क्या है हरियाणा में? हमने खनन के सभी देखिए, खनन है, फॉरेस्ट है, दूसरे अधिकारी हैं कि माइनिंग को कैसे बढ़ाया जाए। कहीं वन विभाग आता है, कहीं सामने खनन है, कहीं HCZ है, तो इन रास्ते से निकाल के माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए किस तरह माइनिंग को बढ़ाया जाए और कितनी माइनिंग ऑक्शन हो गई है, कितनी बाकी हैं और कितने समय में ऑक्शन कराएंगे, उस पर हमने चर्चा की थी। जी, तो सर अब जल्द कोई ऑक्शन करवाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, पानीपत होगी, करनाल होगी, महेंद्रगढ़ होगी, दादरी होगी, पलवल होने वाली है, फरीदाबाद भी होगी, सारे ऑक्शन। इलीगल माइनिंग भी मुद्दा है सर। इलीगल माइनिंग को लेकर आपने कई स्टेप भी लिए हैं ताकि इलीगल माइनिंग को आप रोक सके। ऐसे में अभी क्या स्थिति है सर? प्रदेश में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है? पहले से बहुत बेहतर, ठीक है, बेहतर है। राजस्व बढ़ा है सर, रेवेन्यू बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है, पहले से ठीक है, पर सब कुछ के लिए सब कुछ रामराज ऐसा नहीं है। सर, आपके पास परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी है। कोविड में काफी जो है वो स्थिति खराब रही परिवहन विभाग की। अब क्या रोडवेज की तमाम बसें सड़क पर आ चुकी है? धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। जो पहले कोविड से पहले जो रिसीव होती, अब धीरे धीरे सुधार है उसमें। क्या स्थिति क्या है सर? अभी हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें आपकी खरीदने की तैयारी थी, उसमें कहाँ तक पहुँचे? अभी हम पे जो चेसिस आने वाली है, अब उनकी बॉडी बननी तैयार हो जाएंगी। 400 बस हम 4 महीने बना के तैयार करेंगे, बाकी अगले साल 400। जो पिछले दिनों आपने हाई पावर परचेज कमेटी में 800 बसों की बात की थी, वो 400 अभी आ रही है दिसंबर से पहले? वही है 400, 809 बस है, वही बस है जो हाई पावर परचेज कमेटी में हमने जो अब खरीदी थी, वही बस है। सर, इसके साथ ही जो वो राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 सवाल पूछे। ये कहा कि हरियाणा में MSP पे हम फसल खरीद रहे हैं, हरियाणा में बाजरा खरीदा जा रहा है, हरियाणा के किसानों को तमाम तरह की राहत दी जा रही है। आज जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने 10 सवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछे हैं। ये कहा है कि हम ये हमने किया है। हरियाणा की बीजेपी की सरकार बताए क्या किया है किसानों के लिए? पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने जो किया सबको पता है, पंजाब के किसानों को पता है और हरियाणा को पता है। ये तो सिद्धू बताएगा क्या करा क्या, सिद्धू बता तो रहा है। सिद्धू ने सवाल तो पूछे, उनके अभी विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अमरिंदर जवाब वही नहीं तो बता देगा, और मुख्यमंत्री जवाब दे दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री पहले अपनी पार्टी, अपने प्रदेश अध्यक्ष से निपटे? किसानों से निपटे ना, अपने से। गन्ने पे देखिए, गेहूं पे देखिए, सरसों पे देखिए, तिलहन पे, दलहन पे देखिए, हरियाणा सब में आगे है। वो कह रहे हैं कि गन्ने का रेट हमने बढ़ा दिया, पंजाब सबसे आगे है। नहीं बढ़ाया है हमने,
पहले से ही बढ़ा रखा है। उनने आज बढ़ाया, पेमेंट ऑफ चुनाव है ना, हमारे तो पहले से ही आगे था। पहले देखिए ना पीछे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने जो नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं वो उनको लगातार घेर रहे हैं कई मुद्दों पर। तो क्या कहेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से या अपने प्रदेश अध्यक्ष से निपट नहीं पाए और हरियाणा से सवाल पूछ रहे हैं? मेरा एक बात कहना है, अमरिंदर को हरियाणा के किसानों से प्यार है ना, प्यार है ना, पहले हमारा पानी दे दे। अगर प्यार करता है, किसान की बात करता है, किसान के मुख्यमंत्री, पहले पानी दे देना हमारा, तब बात करना हमसे। अगर ज्यादा हितैषी तो किसानों को अपने पंजाब में ले जा, वहां रखना, अपने रोड पर पहले बैठे थे, ले जा पंजाब। आखिरी सवाल है सर, करनाल के घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? प्रशासन की जो सख्ती थी, क्या आप उसको सही मानते हैं? अगर किसी खिलाफ कार्रवाई करोगे, किसी के धरने प्रदर्शन को, किसी की मीटिंग में आप खलल डालोगे, उस हिसाब से कार्रवाई ठीक थी। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर मूलचंद शर्मा ने निशाना साधा और ये कहा है कि पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अपने राज्य में अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से निपटे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 19 आईएएस और 1 एससीएस अधिकारी का तबादला हुआ है, जिसके आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया, तो आईएएस आयुष सिन्हा को कीड यानी कि सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन विभाग में अतिरिक्त सचिव लगाया गया है। वहीं प्रदेश में 2 जिलों के डीसी भी बदले गए, भिवानी और यमुनानगर के डीसी का भी तबादला कर दिया गया है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पीजीआई से डिस्चार्ज होने के बाद अंबाला में अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दरअसल अनिल विज पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और इसकी वजह से वो चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे, लेकिन अब स्वास्थ्य बेहतर होने की वजह से अपने घर लौट आए हैं। अस्पताल से लौटे अनिल विज पूरी तरह से भावुक नजर आए और विज ने अपनी भावनाएं कविता के जरिए बयां की हैं। घर लौटने के बाद अनिल विज के निवास पर फरियादों की कतार लगनी शुरू हो गई, जिसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि हम लोगों की सेवा के लिए हैं और लोगों की सेवा इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। तुम्हारी दुआओं से ही मैं जिंदा हूं, वरना मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूं। कभी ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश नहीं रखी मैंने। चला जाता छोड़कर जनता के काम और ना कर पाता, ये सोचकर ही शर्मिंदा हूं। मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूं। मुझे काम करने में ही रेस्ट मिलता है और मैं तो अस्पताल में भी मैंने पूरा अपना काम करने की कोशिश की है, चाहे मैं पीजीआई में रहा, चाहे मैं डांटा में रहा। मुझे काम करने में आराम मिलता है, काम करना मेरा जुनून है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरी बीमारी की वजह से कोई भी काम रुके। फाइलें चलती रहनी चाहिए। फाइलें चलती हैं तो सरकार चलती है, फाइल रुक जाती है तो सरकार रुक जाती है। और हमने अपना सारा जीवन लगाया है कि सरकार चले, इसलिए कोई भी हालात हो मैं काम करना नहीं रोकता। नहीं, बिल्कुल जो कार्यकर्ताओं का, लोगों का स्नेह मिला है, जो उनकी दुआएं हैं और जो पीजीआई के डॉक्टरों ने इलाज किया है, ये सबका मिला जुला असर है कि इतनी गंभीर अवस्था में, जिस अवस्था में मैं भर्ती हुआ था, कुछ भी हो सकता था, इतनी गंभीर अवस्था से मैं निकल कर बाहर आया। यमुनानगर में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने जिला पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बराला ने आंदोलन को लेकर कहा है कि सबको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और परिपक्व लोकतंत्र के नागरिक हैं, इसलिए अपनी मांग को लेकर विरोध करना कहीं भी गलत बात नहीं है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई हिंसा ना हो, ये हम सबको ध्यान रखना होगा और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।
उन्होंने विपक्ष पर भी पलटवार किया। किसान या कोई भी वर्ग इस प्रकार का आंदोलन करता है तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने का सबका अधिकार है। हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिपक्व लोकतंत्र के नागरिक हैं, इसलिए अपनी मांग को लेकर के विरोध करना कहीं कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी प्रकार की उसमें हिंसा ना हो, ये हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेवारी बनती भी है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने जब वो सरकार में थे तब क्या काम किए, और हमारी सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई है, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई है, किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, मैं समझता हूँ पूर्व में रही सरकारों ने सारी ने मिलकर के इतने काम नहीं किए होंगे जितने हमारी सरकारों ने पिछले कार्यकाल में और वर्तमान कार्यकाल में की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग, उनकी जो पार्टी की साख लगातार गिरती जा रही है पूरे देश के अंदर, हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी न्यूनतम स्तर के ऊपर जाती दिखाई दे रही है। इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के, और बहुत सारे स्थानों पर तो ऐसा देखने को भी मिलता है कि किसानों के भेष में वो लोग ज़्यादा दिखाई कई जगह देते हैं, तो उन्होंने एक राजनीतिक एजेंडा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अलग से चला रखा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज में किस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठी गोलियां चलती थी, किस प्रकार से किसानों की जान उस समय में ली जाती थी, ये सब लोग जानते हैं। किसान ये जो बहरूपिये के रूप में जो दूसरे पार्टी के लोग आते हैं, किसान इनसे भली भांति परिचित भी हैं, और मौका आने पर पूर्व में भी इन लोगों को किसानों ने सबक सिखाए हैं, भविष्य में भी सिखाए। तो जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।